राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके चहेते चैनल साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th की हिंदी अनिवार्य और हिंदी अनिवार्य की दूसरी पुस्तक पीयूष प्रभा। इससे पहले हमने सृजन जो किताब है आपकी उसके पाठ पढ़े और सृजन के सारे पाठ पढ़ने के पश्चात व्याकरण भी की। व्याकरण में अलंकार के वीडियोस भी जारी किए गए और अब हम पढ़ रहे हैं पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा में जो आपके 2020-21 का संशोधित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो पाठ रखे गए हैं उन्हीं पाठों को हम पढ़ेंगे। लगभग 4-5 पाठ आपके इसमें रहे हैं, तो उन सभी पाठों को पढ़ करके और ऐसा होगा कि हमारी जो परीक्षा है तब तक के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। पीयूष प्रभा में हमने यानी इससे पहले एक भी पाठ नहीं पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इस सब का पहला पाठ। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है, जो कि अपने समय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। और गुलेरी जी जो है वो अपने राजस्थान के एक बहुत ही अच्छे जाने माने निबंधकार और जाने माने कहानीकार है। इनका काव्य हमारे लिए बहुत ही, इनका जो साहित्य है हमारे लिए प्रेरणास्पद बातें उत्पन्न करता है। इन सभी के पश्चात आपकी तैयारी के लिए हम पढ़ेंगे जैसे आपकी जो हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, इसके अलावा इंग्लिश है और पॉलिटिकल है। इन चारों विषयों के हम यानी मुख्य प्रश्नोत्तर, यानी यहाँ पर जो आपको एसडब्ल्यू के लिए होमवर्क के लिए जो आपको दिए जाते हैं प्रश्न और मुख्य प्रश्न जो आपको बताए जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियोज भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर भी जारी किए जाएंगे और जो मुख्य बिंदु हैं, अर्थात जिन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते, उन सभी की जो पीडीएफ बनाई हुई है वो भी आपके लिए अपलोड की जाएगी। आपके जो इन नंबरों पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ऑल राजस्थान के विद्यार्थियों के 9610208295 पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप में आप जरूर ऐड रहें ताकि आपको समय समय पर इसकी परीक्षा से संबंधित बहुत अच्छी सूचनाएं और पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं आपको मिलती रहे। इसके अलावा कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो आज भी लिखते हैं कि हमें वो लिंक भेजिए, वो लिंक भेजिए। तो आपको लिंक पे जाने के लिए साहित्य क्लासेस आप सर्च करें। साहित्य क्लासेस सर्च करते ही और उसमें वीडियोज जो है उस वीडियोज में जाएं और वहां पर सारी जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो बनी हुई है लिस्टें बनी हुई है और उस लिस्ट के अनुसार आप अध्ययन कर लें। इसमें हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे, पाठ के बीच में कोई प्रश्न बनता है वो पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए आपके जो संभावित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपन पाठ पर और देखते हैं कि ये उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी लिखी हुई है वो कितनी अच्छी है। इस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ये जो कहानी है उसने कहा था, यानी इसमें जो लेखक है, सबसे पहले हम इस लेखक का परिचय पढ़ेंगे। 1883 से लेकर के और 1922 तक, यानी मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ये है शख्सियत यहाँ से विदा हो गई। लेकिन इन्होंने अपनी कलम से हमारे साहित्य को जो समृद्ध किया है, उनकी जो लेखनी ने हमारे साहित्य को जो सींचा है उसका कोई सानी नहीं है। यानी इन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानियां, निबंध लिखे हैं। तो इनका परिचय हम जान लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले कि हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में हुआ, तो ये एक राजस्थान के लेखक हैं। बचपन से साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का जो क्षेत्र था वो खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध और साहित्य तक विस्तृत था। अर्थात हर क्षेत्र में ये जा रहे थे, साहित्य में भी, शोध में भी, इतिहास में भी, विज्ञान में भी और धर्म में भी। यानी हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है उस प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई है, अपनी कलम से उसे समृद्ध किया है। और इन्होंने जो उसने कहा था कहानी लिखी है, ये हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1915 में इसका प्रकाशन हुआ।
इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियां भी लिखी। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 2 कहानियां और भी लिखी थी। कछुआ धर्म और मारेसी मोहिक उठाव ये इनके निबंध है। इन्होंने मासिक पत्रिका, एक समालोचक मासिक पत्रिका थी, उस मासिक पत्रिका का भी संपादन किया और नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे थे। जो नागरिक प्रचारिणी सभा है, हिंदी प्रचारिणी सभा है, उसमें क्या है कि हिंदी विषय की अर्थात हिंदी साहित्य के विकास और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित जो प्रयास किए जाते हैं उनका जो मंडल था उस मंडल में से एक थे। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया था। अब ये पाठ परिचय मतलब इसका केंद्रीय भाव है। इस पाठ में क्या है? यह है कहानी प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला था उस समय की कहानी है और इसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मासिक और मार्मिक कहानी है जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। इसमें देखिए, इस कहानी में आपको प्रेम भी देखने को मिलेगा, त्याग भी मिलेगा और कर्तव्य निष्ठा भी मिलेगी, यानी तीनों चीजों का एक समर्पित भाव आप देखेंगे। और इसमें सबसे पहले एक अमृतसर के बाजार का दृश्य, उसमें बालक बालिका का बाल सुलभ प्रेम, उनका जो बाल सुलभ निश्चल प्रेम और महायुद्ध का वातावरण अमृतसर का बाजार दिखाई देगा। उसके अलावा बालक बालिका मिलते हैं तो उनका प्रेम दिखाई देगा। उसके बाद हम सीधे युद्ध में चले जाएंगे और युद्ध में वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां थी वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसका जो मुख्य चरित्र नायक है इस कहानी का, लैना सिंह, उसका एक आत्मोत्सर्ग भी हमें दिखेगा, हमें देखने को मिलेगा, जो एक गहरा मनोवैज्ञानिक पुट से आबद्ध है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य के का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है। एक छोटे से जो बालक बालिका होते हैं उनके प्रेम को फिर वो कर्तव्य में बदल जाता है, अर्थात कर्तव्य की गाथा को पार करते हुए फिर वही जो उनका जो नायक होता है, इस कहानी का नायक होता है, वो मृत्यु सैया को प्राप्त कर लेता है। इस कहानी में देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। इसमें आंचलिक शब्दों के साथ साथ यथार्थ और उत्कट भाव है। आंचलिक शब्द यानी जिस क्षेत्र की ये कहानी है उस क्षेत्र के शब्द भी उसमें मिलेंगे और उसमें व्यंजना से ये कहानी हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर है। यानी अगर प्रसिद्ध कहानी का नाम लिया जाए तो ये प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई। आइए चलते हैं उस कहानी पर और इसके शीर्षक पर कि क्या कुछ होता है। देखिए, इस कहानी के जो दृश्य हैं वो 5 दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। पहला दृश्य यानी अमृतसर का है और अमृतसर में छोटे बालक बालिका है, वो आपस में मिलते हैं, उनके बीच में क्या हलचल होती है इसके बारे में देखिए कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की का जीवन और जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छल गई हो, कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए, कभी राह चलते हुए पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे चीरकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें जो हम देख रहे हैं यहाँ अमृतसर के बाजार का वर्णन है। अमृतसर के बाजार में इतनी भीड़ रहती है, उस भीड़ का वर्णन है। संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने और नाक की सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सबका सब्र का समुद्र उमड़ कर और बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफेद फेंटू, खच्चरों, बत्तखें और गन्ने खोमचे वाले जंगल के खोमचे वालों के जंगल से में हो रहे राग देखते हैं। यानी क्या मजाल कि जी और साथ किए बिना या किए सुने बिना किसी को हटना पड़े। यानी इतनी भीड़ रहती है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति जब तक कहता नहीं है तब तक उन्हें जाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो हर कोई आदमी इस प्रकार की टांगे वाली गाड़ियां, मोटर, ये सारे चलते रहते हैं और उधर तरह तरह की दुकानें वगैरह होती है, तो इतनी भीड़ होती है कि आदमी चल नहीं पाता।
ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीना महीन मार करती हुई। अब जैसे जो तांगे वाले चलते हैं ना, वो चलते चलते क्या करते हैं, वो चुनौती देते हैं, यानी एक बुढ़िया को बार बार चुनौती देते हैं कि पर भी लीक से नहीं हटती। और उनकी वचनावली के ये नमूने, जैसे मान लो जो चल रहे होते हैं सड़क पर, वो चलते चलते क्या कहते हैं, चलते चलते क्या कहते हैं, ये ठेले वाले और ये घोड़ा गाड़ी वाले को कहते हैं, इक्के वाले, कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूतो प्यारी, बस जा लंबी उम्रों वाली। समष्टि में इनका अर्थ क्या है, मतलब संपूर्ण इनका अर्थ क्या है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, पर तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी हर एक आदमी को वो इस प्रकार की गानों में या धुन में एक राग अलापते हुए निकलते जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहां ऐसा वातावरण लगता है कि ये लोग एक गाना गा रहे हैं लेकिन ये चेतावनी देते हैं। ऐसे बंबू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की एक चौक की दुकान पर मिलते हैं। अब इतनी भीड़ है, इस भीड़ में एक बंबू कोट वाले के बीच में से होकर, अर्थात उस स्थान पर एक लड़का मिलता है, एक लड़की मिलती है दुकान पर। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख है, अर्थात लड़के के बाल कटाए हुए नहीं है, इसका मतलब वो सिख है, और लड़की भी जो है ढीला ढाला वस्त्र पहने हुए है, इसका मतलब है कि वो भी पंजाबी लड़की है। वो तो अपने मामा के केस धोने के दही लेने के लिए आया था, और यह रसोई के लिए बड़ियां लेने के लिए आई थी। लड़की क्या लेने के लिए आई थी, बड़ी लेने के लिए आई थी, और वो मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया है। दुकानदार एक परदेशी से गूंथ रहा था, अर्थात एक परदेशी से कोई बातें कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गुड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। अर्थात पापड़ थे, पापड़ की गड्डी थी, अर्थात पापड़ थे, वो विदेशी था और पापड़ वो गिन के ले रहा था, मतलब ऐसा था। तब वो लड़के लड़की क्या है कि वहां खड़े होते हैं, तब वो लड़का और लड़की पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे, उसने कहा कि मेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, उसने कहा अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे सगे मामा हैं, मामा होते हैं। अच्छा, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, अर्थात दोनों मामा के यहाँ आए हैं, दोनों, वो भी मामा के और ये भी मामा के। उनका घर गुरु बाजार में है, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं भी मामा जी का आया हूँ और मामा जी का घर है वो गुरु बाजार में है। इतने में क्या है कि दुकानदार फ्री हो जाता है और इनका सौदा देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाने के बाद लड़के ने मुस्कुरा करके पूछा, लड़का क्या पूछता है, लड़का कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ ओंख चढ़ाकर, मतलब कुछ आंखें चढ़ाकर, वो दत्त सी कहकर दौड़ पड़ती है, दौड़ गया था उसने, और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़की के पूरा बताती नहीं है और उसे फटकारती हुई चली जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते हैं। कभी सब्जी लेने के लिए आते हैं तो मिल जाते हैं, कभी दूध वाले के मिल जाते हैं, अर्थात उनका मिलना जुलना हो जाता है। और महीना भर यही हाल रहता है, महीना भर दोनों यहाँ पर मिलते जुलते रहते हैं। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो उत्तर में वही दत्त मिला। अर्थात हर बार वो जब पूछता है कि तेरी सगाई हो गई, कुड़माई मतलब सगाई हो गई, तो हर बार वो पूरा उत्तर नहीं देती थी। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा। एक दिन लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। लड़की ने कहा कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, सगाई हो गई। उसने कहा कब, कल, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई और लड़के ने घर की राह ली। अर्थात ऐसा कहकर के लड़की तो वहां से चली गई और लड़का है वो घर जाता है। घर जाने के बाद देखिए आगे क्या होता है। जब लड़के ने ये बात सुनी कि उसकी सगाई हो गई तो लड़का थोड़ा टूट गया और वो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते के पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब वो कहीं घर पहुंचा। यानी उस लड़के को इतना बुरा लगा कि वह इस प्रकार टकराते टकराते घर गया। अब होता क्या है कि अब जैसे दूसरा दृश्य कहां से शुरू होता है, वही लड़का क्या है कि एक फौज में, आर्मी में एक सिपाही बन जाता है। आर्मी में एक
सिपाही बन जाता है। और वो लड़का जब युद्ध का समय होता है 1914 से 18 के बीच, यानी प्रथम विश्व युद्ध में, अब वो युद्ध की बात बताते हैं, अर्थात युद्ध का कैसा स्थल था, वो लड़का आर्मी में है। और भी बहुत रहस्यमय कहानी है। तो ये कहता है कि राम राम, ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियां अकड़ गई, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा, और मैं और बर्फ से ऊपर से पिंडलियों में तक कीचड़ में फंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं, और घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। यानी कभी बमबारियां होती है और इधर बारिश होती है, जिससे क्या है कि माहौल और इतना वातावरण है वो दुविधापन पूर्ण हो जाता है कि आदमी रह नहीं सकता। और इस ये भी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूने निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। मतलब खंदक खोदी हुई है उनकी, गहरी खाई, उस खाई में वो लोग रहते हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर हो गया अगर पगड़ी भी दिख गई तो इसका मतलब है कि गोली लग गई। इतना है वो जो दुश्मन है वो गोली की ताक लगाए हुए बैठे हैं। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लेना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता दिए हैं। उसने कहा कि लेना सिंह, मतलब 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर सोए रहेंगे। मतलब वो आपस में सिपाही बातें करते हैं कि अब 2-3 दिन और है, 2-3 दिनों में फिर रिलीफ आ जाएगी, तो यानी ड्यूटी बदल जाएगी अपनी। तो ड्यूटी बदलते ही हम क्या है कि वहां पर जी भरकर खाएंगे और पिएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। ये इंग्लैंड की बात है, जब अपना यहाँ से जो यहाँ की सेना है वो वहां पर इंग्लैंड ले गए थे, वो युद्ध जो विश्व युद्ध चल रहा था, तब उसने कहा कि वो फिरंगी मैम जो अंग्रेज मैम है, उसके घर में जो हरा हरा घास है वहां पर वह मैम भी हमारी अच्छी सेवा करती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कहा जाता है कि अगर मान लो सिपाही है वो कर्तव्य नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो सिपाही भूल जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जरमनों को अकेला मारकर न लो दे, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। और वो कहता है कि मुझे अगर मान लो ऑर्डर मिल जाता है तो मैं 7 जर्मनों को अकेला मार दूं। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। उसने कहा कि हम अगर मान लो उस दिन हमारी मुठभेड़ हुई, उस दिन हमारे जो जनरल थे, हमारे जनरल ने अगर वहां से हटने का आदेश नहीं देते तो हम क्या करते, सीधे बर्लिन पहुंच जाते उन सबको मार करके। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। अब एक तो आया था लेना सिंह, उसके बाद दूसरा पात्र कौन है, हजारा सिंह। कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लेना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा पेंस गया है। मतलब ये जो सर्दी है, ये सर्दी से हमारी हड्डियां अकड़ गई है, हम करें क्या। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। खाइयों में दोनों तरफ है वो झरने झर रहे हैं, पानी आ रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उस सिगड़ी में कोले डाल, वो कहता है कि उसमें कोले डाल, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई और खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, यानी खाई में अब कौन रहेगा, ये पहरा बदल दिया जाए। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अब ये तीसरा आदमी और आ जाता है, लेना सिंह। उसके बाद ये वजीरा सिंह भी आ जाता है, हजारा सिंह आ जाता है। बाल्टी में गेंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण।
इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लेना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 मिनट 10 धुमा जमीन यही मांग लूंगा, यानी और फलों के बूटे लगाऊंगा कि यहाँ का जो देश, यहाँ की जो जमीन है बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो यहीं रहूंगा और लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लूंगा। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अब बोधा सिंह एक और है वहां पर जवान, कैसा है? अच्छा, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, वहीं कहीं तुम मांदे मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरतार सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथों के लिए लगाए हुए आंगन में के आम के पेड़ की छाया होगी। अब उसने लेना सिंह ये कहता है कि मैं तो मरूंगा तो यहाँ नहीं मरूंगा, मेरी आप चिंता छोड़ो और मैं तो बिल्कुल ठीक रहूंगा। अब क्या है कि जैसे दो सीन अपन ने देख लिया। पहला सीन जो था, पहले सीन में कहाँ की बात थी, यानी अमृतसर बाजार की बात थी जिसमें लड़का और लड़की मिलते हैं। दूसरे सीन में क्या होता है, वहां पर युद्ध की स्थितियां बतलाते हैं कि कैसी जमीन है, वो इंग्लैंड में जो युद्ध कर रहे हैं, इंग्लैंड में जब सेना को वहां ले जाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। अब तीसरा जो सीन है थोड़ा मोड़ वाला है, इस सीन में देखिए क्या होता है। हाँ, तो अब तीसरा सीन देखिए, तीसरे सीन में क्या होता है। तीसरे सीन में कि दोपहर रात गई और अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लेना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। बोधा सिंह थोड़ा बीमार है। लेना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है तो लेना सिंह कहता है, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लेना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कैसे हो भैया? पानी पीकर बोधा सिंह बोला कि कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, मेरी जर्सी पहन लो। अर्थात कौन कहता है? लेना सिंह कहता है कि मेरी जर्सी पहन लो, मेरी स्वेटर पहन लो। तो उसने कहा, और तुम? मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, मैं नहीं पहनता। 4 दिनों से तुम मेरे लिए। उसने कहा, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनबुन करके भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लेना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं, झूठ तो नहीं कहते हो? बोधा सिंह कहता है, अरे ये आपके पास कहाँ जर्सी है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? यूं कहकर ना ही करते बोधा सिंह को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आग खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। क्या आवाज आई? सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। खाई के मुंह से आवाज आई। उधर से आवाज आती है कि सूबेदार हजारा सिंह। तो ये पूछते हैं कौन? तब उसने कहा, लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको अपने साथ ले जाकर उनसे जा मिलो। अब देखिए कहानी में कितना मोड़ आता है कि उधर से आवाज आती है कि जाइए। हजारा सिंह वहां का सूबेदार था, तो सूबेदार हजारा सिंह को कहते हैं कि यहाँ जितने भी जैसे जो 50 की पलटन है, इन 50 में से आप 10 को यहाँ पर छोड़ दो और बाकी यहाँ से ले जाओ। और वहां पर मैंने एक टुकड़ी खड़ी की है, अर्थात वहां पर मैं पूरी सैनिक खड़े करके आया हूँ
उन सैनिकों को साथ ले जा करके और वहां जो जर्मनी आए हुए हैं उन जर्मनी को से मुकाबला करो, उन जर्मनियों से मुकाबला करो, ऐसा कहकर उनसे कहा जाता है। तब आगे क्या होता है देखिए, खंदक छीनकर वही जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो और हम यहां रहेगा, जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लेना सिंह ने उसे रोका। लेना सिंह ने उसे रोका। लेना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लेना सिंह समझकर चुप हो गया। यानी बोधा की ओर इशारा किया, लेना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया और लेना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लेना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेना जो वहां था ना, लेना सिंह वहां पर जो उनकी जो सिगड़ी थी, यानी जो अर्थात अलाव जलाया हुआ था, उस अलाव के पास, आग के पास, वो उधर मुंह करके, और लेफ्टिनेंट साहब मतलब लेफ्टिनेंट, वो वहां पर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लेना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लेना सिंह सब समझ गया। अर्थात लेना सिंह सब समझ गया कि ये कोई मामला गड़बड़ हो गया, ये लेफ्टिनेंट नहीं है, अर्थात लेफ्टिनेंट साहब के बेस में कोई दूसरा आ गया है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। आगे हाथ करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब माथा ठनक गया। और लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहां उजड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए। यानी लेफ्टिनेंट साहब के तो बाल थे, वो कितने लंबे बाल थे, और आज इतने कैसे जल्दी बाल कैसे टूट गए, अर्थात ये बाल कैसे कटे हुए, छोटे छोटे बाल कैसे हो गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। लेना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट में थे। तब वो क्या करता है, लेना सिंह से पूछता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तब वो कहता है, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगदारी के जिले में शिकार करने गए थे। अब वो क्या करता है कि उनसे पूछता है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जो है वो उनके 5 साल से उनके साथ ही रहा है और उन्होंने साथ साथ कई शिकार भी किए। तब वो उनको याद दिलाते हैं कि देखिए अपने जो जगदारी में अपने जो शिकार किया था। उसने कहा, हाँ हाँ वहीं पर, जब आप खेतों पर खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने में से नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और एक पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। उसने कहा कि शिमले से उनका सिर तैयार होकर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने ये विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होते होंगे, अर्थात नील गाय के सींग है जगह 2-2 फुट का, अर्थात 2-2 फुट के सींग होते हैं क्या। तब वो क्या है कि उनसे पूछता है कि हाँ लेना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। कितने थे, 2 फुट और 4 इंच के थे वो सींग। तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूं साहब, दिया सलाह ले आता हूं, कहकर लेना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना सिंह, क्यों लेना, क्या कयामत आ गई है। उसने कहा, जरा तो आंख लगने दी होती। तब चौथे सीन में अब क्या है कि यहां तक तो वो क्या करता है, वहां जाता है वजीरा सिंह के पास। वजीरा सिंह जैसे जाकर के टकराता आया था, वजीरा सिंह सोया हुआ है। तब उसने कहा कि अरे क्या हुआ लेना सिंह, क्या हुआ, क्यों कोई कयामत आ गई क्या। तब उसने कहा, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। कयामत आई है और क्या करके आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन करके आई है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या फिर कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है, ये बात उन्होंने बताई। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे
और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, और खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक नहीं खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं, और ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लेना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। जमादार लेना सिंह सबसे बड़ा हुक्म है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लेना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़े हैं, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी। वो लेफ्टिनेंट साहब जो आए हुए थे वहां पर खंदक में क्या किया, उसने बम लगा दिए, और बम लगा करके और वो इनको उड़ाना चाहता था। जो ही वो खंदक में बैठेंगे, खंदक में बैठते ही सारी की सारी पलटन उड़ जाएगी। जिसे सिगड़ी के पास रखा एक गुत्थी थी, बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उस उल्टी बंदूक को उठाकर लेना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। अब उन्हें पता चल गया था, और लेना सिंह ने क्या किया, जो कुंदा था बंदूक का, उससे उसके कोहनी पर दे मारी, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लेना ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आह मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लेना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके, और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी वो आदमी जो जर्मनी आदमी था, और वो लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन कर गया था, तो वो लेना सिंह ने कितनी देखो बहादुरी की है। साहब की मूर्छा हटी। लेना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। ये भी सीखा कि सिगरेट पीते हैं, सिख है वो सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगदारी के जिले में नीलगायें होती है, और उनके सींग 2-2, 4-4 फुट के होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखी आपने? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते। लेना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़ों से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लेना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, और उसे चकमा देने के लिए 4 अंक ही चाहिए। 3 महीने हुए हैं। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चों होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दुआई देता था। चौधरी के बड़े घर के नीचे मंजा बिछा कर हुक्का पीता रहता था, और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। यानी मैं ये समझ गया हूं कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। आगे क्या होता है देखिए। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पलटू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लेना की जांग में गोली लगी। उधर क्या है, ये बातें जब वो कर रहा था तो उधर ने उसने धीरे से अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और लेना सिंह को उसने गोली मार दी। इधर लेना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, और उधर क्या किया, जो ही उधर चली तो इधर लेना के हाथ में भी पिस्तौल थी और उस पिस्तौल से फायर किया और उस साहब को वहीं पर धड़ाम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लेना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और सब हाल कर दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लेना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े।
70 जर्मन थे, वो चिल्लाकर घुस पड़े और सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। यानी लेना सिंह तब तक कर मार रहा था और वो खड़ा था और वे लेटे हुए थे और वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसा रहे थे। सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चालें चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया और एक किलकारी की और अकाल सिख दी फौजा आ गई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत्य श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। 63 आदमी थे, वो मारे गए। सिखों में 15 के प्राण गए, 15 है वो इधर से मर गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली अपार निकल गई। दाहिने कंधे में से सूबेदार जी की गोली है वो आर पार निकल गई। लेना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की मिट्टी से पूरा कर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद में लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लेना को दूसरा घाव भी लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नामक नाम जो सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि बाण भट्ट की भाषा ये दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भरकर फ्रांस की धूली मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू नहीं होता तो आज सब मारे जाते। अगर लहना सिंह नहीं होता तो वो जो लेफ्टिनेंट साहब अर्थात लेफ्टिनेंट की वर्दी में जो आया था वो सभी को मार देता। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने ली और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट डॉक्टर आए, 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची और फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रख दी गई। सूबेदार ने लेना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बलरा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लेना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी, अर्थात मैं उनके पीछे साथ में आ जाऊंगा, तुम इस बोधा सिंह के साथ में जाओ। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरों की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, जो उसने कहा था, यानी ये देखो कहानी का नाम यही है, उसने कहा था। उसने किसने? सूबेदार ने। सूबेदारनी कौन थी? जो लड़की उसे अमृतसर के बाजार में मिली थी। तीनों मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसे? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना गाड़ी के जाते लहना लेट गया और वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। अर्थात मैंने जो घाव अर्थात उनके खून ही खून आ रहा था और इससे वो अब बचने की उम्मीद में नहीं था। अब 5वां दृश्य क्या होता है? मृत्यु के कुछ समय पहले की बात याद आती है। तब वो जैसे सूबेदार ने से कैसे मिला था, मृत्यु से पहले जब वो छुट्टी गया था ना, तब की बात बताता है। कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लेना सिंह 12 वर्ष का है। अमृत सिंह अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ
सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखता नहीं रेशम के फूलों वाला सालू और सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। लैला सिंह और 77 नंबर राइफल में उससे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वे कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टियां लेकर जमीन के मुकदमे में पैरवी करने अपने घर गया और वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है और फौरन चले आओ, अर्थात युद्ध होने वाला है, जो फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और गोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। मतलब आप जब वापस जा रहे हो तो हमारे साथ चलना, साथ में हम भी चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लेना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जाके मिला। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहते। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। दरवाजे पर जाकर के उन्होंने मत्था टेकना कहा, मतलब उनसे संबोधित किया उनको। आशीष सुनी लैला सिंह, चुप, मुझे पहचाना? तेरी कुड़माई हो गई, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूंटों वाला सालू अमृतसर में। बावों की टकराट से मूल खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है, अर्थात अब उसे वो याद आ रही है कि जो लड़की सूबेदार ने कह रही कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दे दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को की एक गगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी, अर्थात हम औरतों की भी एक गगरिया पलटन बना देते, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अर्थात उस दिन तुमने मुझे बचाए थे और आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर एक दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों को बचाना मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे अंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लैला भी आंसू पहुंचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था, मतलब उसने मुझे कहा था कि इनकी रक्षा करनी है। लैला सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझा कर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट से मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहाँ बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी के महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप कर टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह, अर्थात वहां पर उसकी एक पट्टी का लगाई गई। इस प्रकार वो लैला सिंह है वो खत्म हो जाते हैं और उन्होंने अपने अर्थात सूबेदारनी के द्वारा दी गई बात की वो रक्षा करते हैं। और अर्थात इसमें प्रेम भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है, कर्तव्य निष्ठा भी है। तो आइए चलते हैं इसके जो मुख्य प्रश्न कौन कौन से हैं इस पाठ में। देखिए, एक तो प्रश्न है कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने और किससे और क्यों कहा? लैला सिंह ने कहा था, है ना? क्यों कहा था? क्योंकि वो लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन करके और एक जर्मन जो है वहां पर आया था और वहां बम बिछाने के लिए या उन लोगों को मारने के लिए आया था। उसने कहा था, कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी दीजिए। उसने कहा था ये जो शीर्षक है क्या ये सही है? इस पर आपको लिखना है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कथन की युक्ति, अर्थात बिना
प्रैक्टिस किए, बिना अभ्यास किए आदमी अपना हुनर भूल जाता है। सूबेदार ने स्वप्न में लैला सिंह से क्या कहा? अपने सूबेदार ने स्वप्न में लैला सिंह से क्या कहा था कि मेरा बेटा है वो फौज में है और मेरे जो पति है वो भी फौज में है, और अब इतनी लड़ाई छिड़ गई है, जिस प्रकार आपने एक दिन मेरी उस तांगे वाले से रक्षा की थी, मेरे प्राण बचाए थे, उसी प्रकार मेरे पति के प्राण भी बचाए। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना, यानी उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना, आप वो जो केंद्रीय भाव है सबसे पहले दिया हुआ वो लिख देना। उसने कहा था कहानी के नायक लैला सिंह का चरित्र चित्रण। अब देखिए इसमें लैला सिंह में एक तो प्रेम, विशुद्ध प्रेमी, एक बहुत ही अच्छा सच्चा प्रेमी था। दूसरा कर्तव्यनिष्ठ था। तीसरा एक वीर था। यानी इस प्रकार इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।